बहुत समय पहले की बात है। घनश्याम नाम का एक आदमी था जो जल निगम में चौकीदारी का काम किया करता था। उसका तबादला सन 1990 में लखनऊ में हुआ तो वो लखनऊ के निशातगंज इलाके में आया। निशातगंज में बने हुए जल निगम ऑफिस में जाकर उसने अपने अधिकारियों से परिचय किया और वहाँ से उसे सारा काम समझा दिया गया। उसे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला जिसमें उसे रिहाइश करनी थी और अपनी जगह पर जाकर उसने अपना सामान शिफ्ट किया और फिर जहाँ पर उसे चौकीदारी करनी थी उस जगह का मुआयना किया और अगले दिन से वो अपनी ड्यूटी करने लग गया। ये एक जल निगम का बहुत बड़ा स्टोर था जिसमें कई सारे जोन बने हुए थे। हर जोन में रात को एक एक चपरासी रुकता था। ये इतना बड़ा स्टोर था कि एक छोर से दूसरे छोर जाने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाया करता था। घनश्याम सब कुछ समझ चुका ही था, इसलिए वो रात 10 बजे वहां पर पहुंच जाता और चौकीदारी शुरू कर देता। अपनी आदत के अनुसार वो पूरे स्टोर का चक्कर लगाता और फिर एक एक जगह को अच्छी तरह से छानकर वो वापस आकर एक जगह पर बैठ जाया करता था। सर्दी का समय था, इसलिए वो थोड़ी सी आग जला लेता था और कुछ देर अपने हाथ सेकने के बाद वो एक बांसुरी लेकर उसे बजाने लगता था। वो बांसुरी बहुत सुरीली बजाता था और उसे ये अच्छा भी लगता था। इससे उसका टाइम भी पास होता था, अकेलेपन से उसे राहत भी मिलती थी। और फिर कुछ देर बजाते रहने के बाद जैसे ही कहीं उसे कोई आहट सुनाई देती या उसे यूँ लगता कि उसे अब चक्कर लगाना चाहिए तो वो फिर से उस जगह का मुआयना कर लेता। इस तरह से वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। रात के वक्त वो अपने जोन में अकेला ही रहता था। जल निगम के उस स्टोर में बहुत लंबे लंबी झाड़ियाँ और बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए थे और जिस जोन में घनश्याम की ड्यूटी थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। घनश्याम उस जंगल को देखकर खौफजदा हो जाया करता था और फिर वापस आकर अपनी जगह पे बैठ जाता था। उसे ड्यूटी करते हुए एक सप्ताह बीत चुके थे। एक सप्ताह में उसने सब कुछ अच्छे से समझ लिया था। एक दिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। सभी लोग जा चुके थे। स्टोर में वो अकेला था। दूसरे जोन के चपरासी कभी आते थे तो कभी शराब पीकर किसी कोने में पड़े रहते थे। वो अपनी ड्यूटी को इतनी सीरियस नहीं लेते थे। घनश्याम ये सब कुछ अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वो अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्सर बांसुरी का ही सहारा लेता था। सो एक दिन क्या हुआ कि वो चारों ओर चक्कर लगाने के बाद अपनी जगह पर आकर बैठा और अपने हाथ सेकने लगा। फिर बांसुरी निकालकर उसे बजाने लगा। काफ़ी देर तक बांसुरी बजाए रहने के बाद जब वो बांसुरी बजाना बंद कर दिया तब उसे एक आवाज़ आई, बहुत खूब। यह आवाज़ सुनकर उसने चारों ओर देखा मगर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई आसपास के जोन का चपरासी होगा जिसने उसकी बांसुरी की धुन सुनी होगी। रात के उस सन्नाटे में वो धुन दूर तक जाती होगी, इसलिए वहाँ से किसी ने तारीफ में ये कहा होगा। खैर, उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। दूसरे दिन ठीक उसी वक्त उसने फिर से बांसुरी बजानी शुरू की और उस दिन जब वो बांसुरी बजा रहा था तो उसने एक अजीब सी बात महसूस की। उसे यूं लगा कि जैसे उसके आसपास कोई टहल रहा हो। उसने एकदम से बांसुरी बजाना बंद कर दिया। चारों ओर नजरें दौड़ाई मगर उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। फिर से उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और जब बांसुरी बजाए रहने के बाद अंत में आकर उसने बजाना बंद किया तो फिर से उसे आवाज आई, बहुत खूब। ये सुनकर वो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर वही सोचा कि किसी ने बोला होगा। उस दिन सारी ड्यूटी करने के बाद जब सुबह के 6 बजे और वो वापस अपने क्वार्टर पर आया, उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया। अंदर जाके वो क्या देखता है कि उसकी मेज पर एक टोकरी रखी है जो फलों से लदी हुई है।
उसमें बेमौसमी और ताज़ा फल थे। बेमौसमी से मेरा मुराद वो फल जो उस मौसम में नहीं होते थे। सर्दी के मौसम में गर्मियों के मौसम वाले भी फल थे। वो ये देखकर हैरान था कि आखिर ये फल वहाँ पर रखे किसने। वो बहुत ताजे लग रहे थे और उनमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने उनमें से एक फल को चखा तो वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे, मगर असमंजस के कारण उसने उन दूसरे फलों को हाथ नहीं लगाया और उसे जानवरों को खिला दिया। फिर अपना खाना बनाकर वो खाकर आराम करने लगा। रात के वक्त वो फिर अपनी ड्यूटी करने पहुंचा और फिर रात में वो बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी बजाते वक्त उसे फिर से ये लगा कि जैसे कोई दबे पांव उसके करीब आया है। उसने झट से बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो वहां से उठकर दूर जाने लगा और फिर से एक बार दूर तक टॉर्च मारने लगा। वो इधर से उधर राउंड लगाने लगा। उसे शंका थी कि कहीं कोई और तो नहीं निकल आया, कोई कहीं और तो यहाँ पर दाखिल नहीं हो गया। यही सोचते हुए वो अपने स्टोर में हर जगह को ठीक से चेक कर रहा था और फिर वापस अपनी जगह पर आने लगा कि तभी एक अजीब सी आवाज आई। उस आवाज में उसे ये लगा कि जैसे कोई पानी में कूदा हो। उसके स्टोर के एक दूसरी तरफ नाला बना हुआ था और ये आवाज वहीं से आई थी। घनश्याम झट से उस नाले की ओर गया। वहां पर जो उसने देखा तो उससे वो कुछ पल के लिए डर सा गया, क्योंकि वहां पर एक औरत थी जो नाले के बीचों बीच खड़ी थी। नाले का पानी उसके कमर तक आ रहा था और वो उसी नाले के बीचों बीच चलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। घनश्याम ये देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। उसने और कुछ नहीं सोचा, बस अपने मन में ये फैसला कर लिया कि ये कोई चुड़ैल है और उसे वहां से चुपचाप निकल जाने में ही भलाई समझी। वो बिना कुछ बोले, बिना आवाज किए वहां से चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गया। इतना सा मंजर उसे डरा देने के लिए काफी था। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर शदीद पसीना था। वो थर थर करके कांप रहा था। इतने में फिर से उसे एक आहट लगी। वो और डरा, मगर उसे नौकरी तो करनी ही थी। इसलिए वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ा। इधर उधर टॉर्च मारी तो क्या देखता है कि जहां पर स्टोर का आखिरी छोर था वहां पर एक औरत दीवार पर खड़ी हुई थी। वो उसके स्टोर के बाउंड्री पर ही खड़ी थी। ये देखकर वो खौफजदा हो गया। वो औरत घनश्याम को देख रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी आ गई और घनश्याम का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो बिना देर किए हुए वहां से भागने लगा। वो भागते भागते, गिरते पड़ते वो अपने क्वार्टर की तरफ आने लगा कि तभी वो एक बुजुर्ग से टकरा गया। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और घनश्याम से कहने लगे, अरे भाई रुको, क्या हुआ और इतनी घबराहट में क्यों भाग रहे हो? घनश्याम काफी खौफजदा था, मगर अपने सामने किसी दूसरे इंसान को देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। उसने हांफते हुए उस बुजुर्ग को सब कुछ बताया। उन बुजुर्ग ने घनश्याम को अपने पास बिठाया। घनश्याम का डर के मारे बुरा हाल था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे बुखार चढ़ाया था। वो बुजुर्ग आदमी जब उसके हाथ को पकड़े हुए था तो उससे कहने लगा, तुम्हें तो बुखार चढ़ा है? अरे तुम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए हो, रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहने के बाद वो बुजुर्ग आदमी मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा और घनश्याम के ऊपर फूंक मारी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद घनश्याम को रिलैक्स महसूस हुआ। फिर उसने इत्मीनान से उन बुजुर्ग को सारी बातें बताई।
वो बुजुर्ग घनश्याम से कहने लगे, देखो बेटा, तुम यहाँ पर नौकरी करने आए हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी। तुम कैसे भी करके उस जंगल के पास मत जाना। तुम अपना काम अपनी हद तक कर लेना, लेकिन अगर तुम्हें ये इच्छा हो या फिर रात के वक्त तुम्हें कोई बाहर बुलाए तो तुम वहाँ मत जाना। घनश्याम ने कहा, क्यों? तो वो बुजुर्ग बोले, अरे बेटा, अभी तुमने देखा नहीं, तुम्हारे आने से पहले कई लोग इसी तरह खौफजदा हो चुके हैं। वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। वो लोगों को अपना शिकार बना लिया करती है, और जो उसकी चाल को समझ जाता है वो उससे महफूज रहता है। अगर कोई वहाँ पर जाता है उन जंगलों में तो वो खो जाता है, कभी मिलता नहीं है। बड़े लंबे लंबे वारदात हुए हैं यहाँ पर। खैर, मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, वहाँ पे अब मत जाना। घनश्याम उनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद घनश्याम ने उनसे कहा, माफ़ कीजिए, आप यहाँ पर कैसे आए? उनकी बात पर वो बोल पड़े, हाँ, मैं तुम्हारी बांसुरी सुनता हूँ। रोज की तरह मैं आज भी तुम्हारे स्टोर के गेट के पास आया था। दरअसल मेरा घर थोड़ी दूर पर ही है। तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, मगर बहुत धीमी। जब से मैंने तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनी है, तब से मैं खिंचा चला आया। यहाँ पर आकर तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ अच्छे से सुन पाता हूँ, इसीलिए अक्सर मैं यहीं पर आया करता हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी सुनता हूँ, तुम बहुत अच्छा बजाते हो। उसकी बात पर घनश्याम कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया। तो वो आप ही थे जो कहा करते थे, बहुत खूब। इस पर वो बुजुर्ग बोले, हाँ, मैं ही कहा करता था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि कहीं तुम मेरी इस हरकत से डर ना गए हो, इसलिए मैं आज यहाँ पर चला आया। मैंने सोचा कि तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें भागते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम जंगल की ओर से भागते हुए आ रहे हो, यानी कि तुमने चुड़ैल को देखा है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए चला आया। माफ़ करना, मुझे गेट फांद कराना पड़ा। उसकी बात पर घनश्याम कहने लगे, कोई बात नहीं, आप हैं तो मेरा अकेलापन दूर हो गया। वैसे मैं आपके इस तरह से तारीफ़ करने पर खौफज़दा नहीं होता था, बस हल्का सा डर जाया करता था। और एक बार तो मेरे घर में किसी ने बिन मौसम के फल भी रख दिए थे। ये बात सुनकर वो बुजुर्ग ठहाके मारकर हंस पड़े और बात को काटते हुए बोले, छोड़ो उन बातों को, तुम बांसुरी बजाओ। घनश्याम ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू किया। वो बुजुर्ग काफ़ी देर तक सुनते रहे, और जब सुबह होने को आती तो वो बुजुर्ग वहाँ से चले जाते। अब रोज का यही मामूल था। वो रोज आते, रोज घनश्याम की बांसुरी सुनते। घनश्याम का समय भी अब अच्छे से पास होता। उसे अब चुड़ैलों का कोई डर नहीं था। वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे रहा था। उसे उन बुजुर्ग के साथ मजा आती थी। वो बुजुर्ग भी घनश्याम के साथ उस स्टोर का चक्कर लगाते, हर जगह को अच्छे से छान मारते और फिर से उसकी बांसुरी सुनने लगते। समय यूं ही बीतता रहा। एक बार वो बुजुर्ग घनश्याम से कहने लगे, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। घनश्याम उनकी बात मान गया। दूसरे ही दिन सुबह के वक्त वो तैयार होकर उन बुजुर्ग के साथ उनके घर गया। वो बुजुर्ग स्टोर के पास ही उसे आकर मिले थे। वो उसे थोड़ी दूर तक पैदल ले गए और फिर सड़क के किनारे अपने घर के करीब ले जाकर पहुंच गए। घनश्याम ने देखा कि उनका घर बहुत ही आलीशान और काफ़ी सुंदर बना था। वो उसे अपने घर के अंदर ले गए और अपने घर के लोगों से मिलवाया। घनश्याम देखकर हैरान था। 50 से 55 लोगों का परिवार वहाँ पर रहता था। बहुत बड़ी फैमिली थी। उन्होंने घनश्याम का अच्छे से स्वागत किया। घनश्याम ने नोटिस किया कि उनके घर के सभी लोग बेहद खूबसूरत थे, चाहे वो बच्चियां हों, बच्चे हों, नौजवान हों।
सब बेहद खूबसूरत थे। उन लोगों ने घनश्याम का अच्छे से स्वागत किया, उन्हें बहुत कुछ खिलाया पिलाया और फिर घनश्याम से बांसुरी बजाने की कहा। घनश्याम ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो सब मगन होकर उसकी बांसुरी सुनने लगे और कुछ लोगों ने तो घनश्याम से बांसुरी बजाने को सिखाने को भी कहने लगे। घनश्याम इस बात पर राजी हो गया और कहने लगा कि मैं तुम लोगों को ज़रूर सिखा दूंगा, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। घनश्याम उनसे मुलाकात करके वापस अपने घर आया। उसे बहुत अच्छा लगा था। अब उसका अकेलापन दूर हो चला था। वो बुजुर्ग जब भी आते बांसुरी सुनने के बाद अब घनश्याम को पैसे भी देने लगे। घनश्याम ने अपनी नौकरी का सारा वक्त वहीं बिताया और फिर कई सालों के बाद घनश्याम रिटायर हो गए और अब उन्हें वो क्वार्टर छोड़कर जाना पड़ा। जब वो जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन बुजुर्ग से मुलाकात की जाए। जाते वक्त जब वो उन बुजुर्ग के घर गए तो वो ये देखकर हैरान थे कि इतने दिनों से आते जाते हुए जिन बुजुर्ग का वो घर देख रहे थे वो अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। घनश्याम को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर खोजता रहा, लोगों से पूछता तो लोग ये कहते कि यहाँ कभी कोई मकान नहीं था और घनश्याम ये कहता मैं सालों से इस मकान को देख रहा था और कभी कभी आया गया भी हूँ। किसी को भी घनश्याम की बात पर यकीन नहीं हुआ। खैर घनश्याम हैरानी में था और फिर वो अपना सामान पैक करके अपने गांव आ गया। अब वो गांव में ही रहने लगा था, लेकिन उसने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया था। अपनी आदत के अनुसार रात के वक्त वो बांसुरी बजाता था। एक रात उसने फिर वही आवाज़ सुनी, बहुत खूब। ये आवाज़ सुनकर जैसे ही घनश्याम पलटे तो उन्होंने देखा कि वही बुजुर्ग अपने पूरे परिवार के साथ उसकी बांसुरी सुन रहे थे। ये देखकर घनश्याम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे हैरानी भी हुई। उसने उन बुजुर्ग से कहा कि जब वो लौट कर आ रहा था तो उसने उनके घर को बहुत खोजा, लेकिन उनका घर कहीं नहीं मिला। इस पर उन बुजुर्ग ने घनश्याम से कहा, घनश्याम आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने तुमसे छुपाए रखी। घनश्याम ने कहा, कैसी बात? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हम कौमे जिन्नात से हैं, हम इंसान नहीं हैं, इसलिए हमने ये बात तुमसे इतने दिनों तक छुपाए रखी कि कहीं तुम हमारी असलियत जानकर डर ना जाओ। और हमें तुमसे लगाव भी हो गया था। हमें तुम्हारी बांसुरी की धुन अच्छी लगती थी, इसीलिए हम वहाँ पर आ जाया करते थे। और तुम्हें याद होगा जब तुमने अपने कमरे में वो बेमौसम के फल देखे थे, उन फलों को मैंने ही भिजवाया था और मुझे उम्मीद है कि मेरी असलियत जानकर तुम डरे नहीं होगे। घनश्याम तो हैरत में था, उसके दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि उन बुजुर्ग के साथ घनश्याम ने एक अरसा बिताया था। इसीलिए उसे अब हैरत के अलावा खौफ नहीं आया। घनश्याम बहुत खुश हुआ। अब हर रोज घनश्याम रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर बांसुरी बजाया करता और उन बुजुर्ग का पूरा परिवार वहाँ बैठकर उनकी बांसुरी को सुनता और सीखता भी। ये राज सिर्फ घनश्याम तक ही सीमित रहा और कहते हैं कि आज भी घनश्याम रातों को उन्हें बांसुरी सुनाया करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलता हूँ अगली बार किसी नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।